नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। 23 तारीख को विपक्षी दलों का एक बड़ा सम्मेलन पटना में होना है और उससे अहम पहले आम आदमी पार्टी का एक बड़ा बयान आया जिससे आपको पता चलता है कि विपक्षी एकता का जो पूरा सपना है वो कितना मुश्किल सपना है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस कह दे कि वो दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी तो हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व और विचार का संकट है। कांग्रेस का लोगों से जो जुड़ाव है वो खत्म हो चुका है, ऐसा सौरभ भारद्वाज ने आज आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो सबसे पहले जरा सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। तो सौरभ भारद्वाज का तीखा प्रहार आम आदमी पार्टी पर यह तब हो रहा है जब आम आदमी पार्टी के नेता पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी राज्यों में जा जाकर जो दिल्ली में ऑर्डिनेंस आया है उसके खिलाफ लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। समर्थन मिल भी रहा है। कांग्रेस ने अब तक इस पर अपनी स्थिति साफ नहीं की है। इस वक्त हमारे साथ मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ शरद शर्मा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबा आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले शरद से जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि शरद, ये क्या ऑर्डिनेंस को लेकर जो कांग्रेस का समर्थन नहीं आया है उसकी खींच कहीं सौरभ भारद्वाज आज उतारते दिखाई पड़े कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि 23 तारीख से पहले हवा निकाल रहे हैं ये पूरी विपक्षी एकता की। अंकित, 26 मई का वो दिन था जब अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी फोन पे और समय मांगा था। अब 3 हफ्ते होने वाले हैं। वो भी दिन शुक्रवार का था, कल तीसरा शुक्रवार आ जाएगा, 3 हफ्ते हो जाएंगे। अभी तक कांग्रेस ने समर्थन के ऊपर कुछ कहा नहीं है और उनके नेता लगातार आम आदमी पार्टी पे हमला बोल रहे हैं। तो ऐसा समझा जा रहा है कि जो आज आम आदमी पार्टी ने हमला किया है कांग्रेस पर और ये आरोप लगाया पहले तो कि ये हमारा मैनिफेस्टो चुरा रहे हैं, हमारे आइडियाज चुरा रहे हैं, और जो गारंटी वर्ड चुनावी वादे की जगह गारंटी वर्ड अरविंद केजरीवाल ने कहना शुरू किया वो जो है कांग्रेस ने चुनाना शुरू कर दिया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये नाराजगी है कि एक तो समर्थन की बात नहीं हो रही है, ऊपर से अटैक किया जा रहा है। तो अब आम आदमी पार्टी भी जो है एक अपनी मुद्रा जो है, जो पहले वो डिफेंसिव हो गई थी या एक तरह से हाथ फैला रही थी, अब उसने दिखाने की कोशिश की है कि हम भी हाथ फैला रहे हैं तो इसका मतलब हमें कमजोर ना समझा जाए। यह भी बात चल रही है आम आदमी पार्टी में कि अगर हिमाचल आम आदमी पार्टी अच्छी तरह से लड़ गई होती तो फिर क्या कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार बना सकती थी, क्योंकि वहां पर वोटों का अंतर बहुत कम का है। क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी की वजह से वो जो है उसके वोट कटते हैं। तो ये नाराजगी एक दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की, जिसकी वजह से कहा है। और ये जो उनका बयान आया है, जो सवाल पूछा गया था कि अगर राजस्थान एमपी में हम ना लड़ें, अगर दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस न लड़े तो हम राजस्थान एमपी में नहीं लड़ेंगे। तो ये दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी चाहती है कम से कम कांग्रेस बात तो करे, शायद बात नहीं हो पा रही है, उसी की नाराजगी है जो आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरद बने रहिए हमारे साथ। बाबा, मैं आपसे समझना चाहता हूं, विपक्षी एकता की 23 तारीख से पहले बड़ी बात कवायद हो रही है, सब जगह मिला जा रहा है, अपनी खींच एक तरफ है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये जो कहना है कि आप पंजाब और दिल्ली हमारे लिए छोड़ दीजिए, हम राजस्थान और मध्य प्रदेश छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने वहां पर इससे पहले के चुनाव में कोई बहुत बड़ा तीर मार के दिखाया कि कांग्रेस को इस बात का डर हो। और जहां तक कांग्रेस की दिल्ली में सीटें ना आने का बात है, 2015 में ना तो आम आदमी पार्टी की भी 0 सीटें आई थी, उसके बाद 19 में भी 0 सीटें आई थी। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की दूरी कैसे कम होगी विपक्षी एकता के लिए? देखिए, यदि दोनों पार्टियां विधानसभा स्तर की बात करती रहेंगी तो ये दूरियां कम नहीं होगी। आपने सही कहा कि दिल्ली में दोनों पार्टी का एक भी सांसद नहीं है। दोनों पार्टी के यदि आप वोट भी आप यदि ऐड कर दीजिएगा तो भी वो 42% से ऊपर नहीं जाता है, जबकि बीजेपी जो है दिल्ली में 50% से ऊपर वोट लेकर के सबसे ऊपर है। तो दिल्ली में कोई लड़ाई नहीं है बीजेपी के साथ, यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ जाती है।
पंजाब की बात करता हूँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा में और जो वोटिंग परसेंटेज है और जो विधानसभा में है वो भी बता देता हूँ। लोकसभा में कांग्रेस को 40 दशमलव समथिंग जो है वो वोट मिले थे, विधानसभा में आम आदमी पार्टी को उतने ही 40% के आसपास वोट मिले हैं। तो अब जो कोई भी सीटों का बंटवारा होगा तो वो कैसे होगा, क्या विधानसभा में जो वोट परसेंटेज आए हैं उसके आधार पे होगा, ये एक जो है ऐसी बात है जो कि नेता तय करेंगे। लेकिन जो खींच है वो यही है जो कि शरद बता रहे थे कि कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हम जानते हैं कि प्रदेश जो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस है वो जो है आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के खिलाफ है। जो बातें हमें पता चली है कांग्रेस के खेमे से, कांग्रेस कोई भी चीज़ कमिट नहीं करना चाहती है। कांग्रेस जो है वो यदि राज्यसभा में ये बिल पास के लिए आएगा तो कांग्रेस एब्सटेन करने पर विचार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी के वजह से हम जो है वो गोवा हार गए, बाकी राज्यों में ये हमारा वोट काटती है, गुजरात में इसके वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जब कभी लोकसभा सीटों का बंटवारा होगा तो अभी गुजरात शायद सौरभ भारद्वाज भूल गए थे, क्योंकि गुजरात में भी जो है सीट की दावेदारी अच्छी खासी करेगी आम आदमी पार्टी। तो ये एक उलझा हुआ मसला है। लेकिन आपने सही कहा कि जब सभी गैर विपक्षी दल एक होने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी आवाजें आपको गाहे बिगाहे मिलती जरूर सुनाई देंगी। शरद, एक सवाल और मैं जरा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी, जैसे आप कह रहे थे, इससे कुछ दिन पहले तक कांग्रेस को लेकर थोड़ी नरम दिखाई पड़ रही थी, बीजेपी पे ज्यादा एग्रेसिव थी। अरविंद केजरीवाल हर जगह जाते हैं, एक कहानी भी सुनाते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर हमला भी बोलते हैं। पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लिए भी ये परेशानी वाली बात होगी अगर वो चौतरफा अपना सारे मोर्चे खोलकर खड़े रहेंगे, बीजेपी से भी लड़ेंगे, कांग्रेस से भी लड़ेंगे, तो राजनीति में अलग थलग पड़ने का जो खतरा है वो उनके ऊपर भी आएगा। बिल्कुल, देखिए, और यही असल में नजर आ रहा था कि हम अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो जब अरविंद केजरीवाल 2020 में भी चुनाव जीत कर आए तो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण में किसी विपक्षी दल के नेता को नहीं बुलाया और कम से कम 2 से 3 साल अरविंद केजरीवाल 2019 के बाद से उन्होंने एकला चलो रे वाली अपनी नीति अपनाई और अकेले ही चलते रहे। लेकिन अब जब कई तरफ से वो घिरे तो ये दिखाई दिया कि वो चाह रहे हैं कि जो विपक्षी दल हैं उनका साथ लिया जाए ताकि वो जो उनका बड़ा दुश्मन है, बड़ा विरोधी है बीजेपी, उसके साथ टक्कर ले सकें। यह भी हमने देखा कि जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी अयोग्यता के मामले में, गुजरात कोर्ट ने जब आदेश दिया तो दिल्ली विधानसभा में इसका जो है आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी का समर्थन किया और बीजेपी का इसमें विरोध किया था। लेकिन ये नजर ये आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ये बात ये चल रही है कि केवल अभी नहीं, ये बहुत पहले से आम आदमी पार्टी बिना मांगे भी कांग्रेस को समर्थन देती रही, चाहे राष्ट्रपति उम्मीदवार की बात हो, चाहे उपराष्ट्रपति की बात हो, और उसके अलावा भी जब कहीं जरूरत हुई, आम आदमी पार्टी का ये कहना है, कुछ मौकों पर यह जरूर नजर आया कि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई दी, लेकिन काफी मोर्चों पर जो है विपक्ष के साथ ही आम आदमी पार्टी दिखाई दी। तो इसलिए ये नाराजगी दिखाई दे रही है कि बिना मांगे भी समर्थन दिया, राहुल गांधी के मुद्दे पर भी समर्थन दिया और अभी भी हाथ फैला रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस जो है समर्थन नहीं दे रही है और अगर उसके नेता भी ये बयान दे रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, तो चर्चा आम आदमी पार्टी के अंदर ये है कि ये जो है कांग्रेस आला कमान ही कहीं इनको तो नहीं कह रहा है कि आप इस तरह से बोलिए। क्या किसी कोई मीडिएटर इसमें हो सकता है? नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, शरद पवार हैं, तो क्या कोई बीच में पड़ के कुछ सलाह समझौता करा सकता है आम आदमी पार्टी कांग्रेस में? 23 तारीख को भी आमने सामने बैठना ही है इनको। जी अंकित, जरूर कोशिशें होंगी, शरद पवार हैं और नीतीश कुमार है, लेकिन एक बात संक्षेप में बता दूं कि उन राज्यों में जहां पे कि क्षेत्रीय दल हैं और उनके खिलाफ बीजेपी है, वहां पे स्थिति थोड़ी अलग हो जाती है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, वहां पे इन पार्टियों को ये तय करना है कि उनकी जो लड़ाई कांग्रेस से है या बीजेपी से है। यदि एक बार ये बात सेटल हो जाएगी और कांग्रेस को भी तय करना होगा कि वो क्या इन पार्टियों को कैसे भरोसा दिलाती है, तभी विपक्षी एकता की बात पर हम आगे बात कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर है, 23 तारीख को 2024 की जो राह है उसके लिए एक बड़ा इवेंट है विपक्षी एकता की कोशिशों का। ये जो दिक्कत है कांग्रेस की, ये बाकी राज्यों में भी रही है। टीएमसी भी यही कहती रही है कि भाई पश्चिम बंगाल में आप तय कर लीजिए कि आपको हमसे लड़ना है या बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाना है। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं ठीक हो पाएंगी तब तक शायद विपक्षी एकता का जो पूरा एक बड़ा परचम है वो लहराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात के तट से जो तूफानी चक्रवात है, तूफान जो बिपरजॉय जिसको कहा जा रहा है,
उसके टकराने में अब बस कुछ ही घंटे बचे। अरब सागर से उठा हुआ यह तूफान शाम 6 बजे गुजरात के तट से टकराएगा और आधी रात तक इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। इस दौरान करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने तूफान के चलते सौराष्ट्र, द्वारका और कच्छ के समुद्री तटों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही साथ समुद्र के किनारे बहुत तेज हवाएं भी चल रही हैं। आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सोहित के पास। सोहित मिश्रा इस वक्त मांडवी से हम जुड़ रहे हैं एक लाइव रिपोर्ट के साथ। सोहित, कल से जब भी आपके पास आते हैं तो जबरदस्त हवाओं के बीच में आप घिरे दिखाई पड़ते हैं, वो चीजें और बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं आपके आसपास। बिल्कुल, देखिए अंकित, अगर बात करें तो हालात तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है। हम जिस बीच से अंकित अभी तक रिपोर्टिंग कर रहे थे वो बीच पूरा समुद्र के अंदर चला गया, यानी वहाँ से उससे ज़्यादा और आधा किलोमीटर आगे तक समुद्र का पानी आ चुका है, इसलिए अब वहाँ पर से हम रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर हम मौजूद हैं, दरअसल जिस मार्केट में हम हैं अंकित, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो नाव बनाने का और नाव की रिपेयरिंग का भी काम होता है। और क्योंकि अभी भी चक्रवाती तूफान को आने में कुछ समय है, तो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल रैम्प बनाया जा रहा है और इसके ज़रिए जो यहाँ पर नाव बनाने का काम होता है उस पर या नाव पर कम से कम असर हो इस पानी का, उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो बिल्कुल तेज़ हवाएं चल रही है, उसके साथ ही बीच बीच में इतनी तेज़ बारिश भी हो रही है अंकित कि विजिबिलिटी 0 के बराबर आ जाती है, यानी ना के बराबर जब विजिबिलिटी हो जाती है तब इसकी कितनी गंभीरता है ये समझ सकते हैं। अभी भी देखिए हम लोगों ने ट्राइपॉड लगाया हुआ है, ट्राइपॉड से कैमरा है, लेकिन उसके बावजूद हालात ऐसे हैं कि सही से इतनी तेज़ हवा की वजह से उस पर काबू पाना या खड़े रहकर रिपोर्टिंग करने भी अपने आप में एक चैलेंज हो जाती है। लेकिन हम अभी इसलिए यहाँ पर आ पा रहे हैं क्योंकि ये बैक वाटर है, यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी भी कोशिश ये है कि जो भी हम रिपोर्टिंग करें वो सुरक्षा का ध्यान रख के करें और जो जो नियम हम लोगों को बता रहे हैं उसका पालन खुद भी कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल इसका असर ज़मीनी स्तर पर देखने मिल रहा है। तेज़ हवाएं चल रही, अब तो भारी बारिश भी हो रही थी जो अब कुछ समय से बंद है, लेकिन इस तरह से कहा गया है कि अब इस चक्रवाती तूफान के तट से टकराने का समय बदल गया है और शाम के समय ये टकराएगी, तो उससे पहले इसका प्रभाव देखने मिल रहा है। अब इसमें मैं आपको एक चैलेंज बता देता हूँ जो यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं, जो प्रैक्टिकल चैलेंज है। जिस समय ये तूफान टकराएगा, अभी अगर हम बहुत मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं या बहुत तेज़ हवाओं के बीच में आपसे बात कर रहे हैं, तब तो हवाएं और भी तेज़ होंगी, नंबर 1। तो ऐसे में कोई भी अधिकारी, वो एनडीआरएफ हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, वो अपने जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी जान खतरे में नहीं डालेगा। दूसरी बात यह है कि उस समय आप किसी को रेस्क्यू भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एनडीआरएफ है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तैयारी है ये साइक्लोन के चले जाने के बाद किस तरह से वो लोगों की मदद करें। और अगर साइक्लोन ही रात को आ रहा है तो जो मदद है वो सुबह पहुंच पाएगी, रात के अंधेरे में किस तरह से मदद करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा जा रहा है। लोगों को तो ज़रूर अलग अलग जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इसमें से अधिकांश मछुआरे हैं, गरीब हैं, उनके जो घर हैं वो इतने मजबूत नहीं है, घर में कई मूल्यवान वस्तुएं हैं। अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो इसका असर घर पर भी पड़ सकता है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। ये सारी चीज़ों की भी डिस्कशन सारे एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हुई है और जल्द से जल्द लोगों को जब ये तूफान यहाँ से गुजर जाएगा किस तरह से उन्हें जल्द से जल्द राहत दी जाए, इसे लेकर प्लानिंग लगातार जारी है। क्योंकि जब तूफान आएगा तब तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, क्योंकि पहले इसलिए आपने इवैक्यूएशन कर लिया है। अगर समुद्र के पास में हम जहाँ पर खड़े थे अगर वो बीच पूरा समुद्र के अंदर चला गया है तब इसलिए तो वहाँ से लोगों को हटाया गया है। ऐसे में जब ये तूफान चला जाएगा उसके बाद किस तरह से मदद होगी उसके लिए लेकर प्लानिंग हो रही है। और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं जो हवा है वो और भी तेज़ होगी और इसका इम्पैक्ट कितना पावरफुल और कितना प्रभावशाली रहेगा वो आप इन हवाओं के जरिए समझ सकते हैं। इस वक्त मांडवी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इतनी तेज हवाएं हैं कि आप देख सकते हैं कि वहां से उन्हें बात करना भी मुश्किल हो रहा है। कोशिश करेंगे एक बार फिर से सोहित के पास जाने की, क्योंकि अब जैसे जैसे 4 बजे से 8 बजे का समय बताया गया था, बताया गया है कि अपडेटेड 6 बजे के आसपास लैंडफॉल जो है वो होने वाला है इस चक्रवाती तूफान का। और उसी के कारण जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है हवाएं और तेज होती जा रही है, परेशानी और बढ़ती आ रही है। सोहित, आपकी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी, आप बता रहे थे हमें और जानकारी दे रहे थे प्रशासन के बारे में।
बिल्कुल अंकित, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर, तो जो तैयारी है वो जब ये चक्रवाती तूफान चला जाएगा उसके बाद किस तरह से मदद करेंगे उसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि जब तूफान होगा तब हवाएं इससे भी ज़्यादा तेज़ होगी, ऐसे में कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। और क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि शाम के समय ये तूफान आएगा तो इसे जाते जाते रात हो जाएगी, यानी जो मदद भी लोगों तक पहुँच पाएगी वो सुबह पहुँचेगी, इसलिए क्योंकि उजाले में ही लोग पहुँचेंगे मदद करने के लिए, चाहे वो कोई भी प्रशासन हो। तो ऐसे में इसलिए लोगों को जो वहाँ पर रह रहे थे वहाँ से हटा दिया गया है। जो बीच के आसपास के रास्ते थे, जो बीच के आसपास समुद्री तट पर लोग रह रहे थे, उनकी चिंता अंकित ये है, वो अधिकांश मछुआरे हैं, उनके जो घर हैं वो इतने मजबूत नहीं है और उन्होंने अपने मूल्यवान वस्तुओं को भी घर पे रखा हुआ है। ऐसे में उनकी चिंता ये है कि अगर और तेज हवा आती है और घर को नुकसान पहुंचता है तो क्या होगा, और इसी को लेकर एनडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ये सभी तैयारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को राहत तूफान जाने के बाद किस तरह से दी जाए। और मैं कह ये रहा था कि जिस तरह के हालात अभी हैं या जिस तरह से तूफान अब देख पा रहे हैं या हवा हम देख पा रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये तूफान कितना ताकतवर है और जब ये वाकई समुद्री तट से टकरा तो अगर इसी तरह से ताकतवर बना रहता है तो इसका प्रभाव इतने बड़े पैमाने पर देखने मिलेगा। जी सोहित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोहित इस वक्त खड़े हुए हैं, लगातार हमें रिपोर्टिंग करके बता रहे हैं कि कितना मुश्किल है, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ रहा है और ये कई गुना और बढ़ने वाली है जब लैंडफॉल होगा। सोहित सुरक्षित रहिए, आपके पास दोबारा आते रहेंगे जानकारी के लिए कि वहां पर किस तरह के हालात इस वक्त बन रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो और खबरों के बारे में बात करेंगे। करीब 1.5 घंटे में जो साइक्लोन बिपरजॉय है वो जो गुजरात का तट है वहां से टकराएगा। जो बताया जा रहा है कि जिस इलाके में सबसे पहले इस साइक्लोन का असर दिखेगा, जहां पर जिसको अंग्रेजी में लैंडफॉल कहते हैं, वो है जखाऊ पोर्ट, एक जगह है गुजरात में। वहां पर हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पर इस वक्त हालात क्या हैं। ये जो कुछ तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं ये नासा का जो स्पेस सेंटर है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, वहां से तस्वीरें ली गई हैं इस साइक्लोन की। तो जो आपको एक बिल्कुल बवंडर के तौर पर एक जो सफेद रंग का इस अर्थ जो धरती की तस्वीरें हैं उसके ऊपर जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये उस स्पेस स्टेशन से ली हुई तस्वीरें हैं जो आज नासा ने प्रकाशित की है। चलिए इसलिए चलते हैं तनुश्री पांडे के पास, हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। तनुश्री, जखाऊ में उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 1.5 घंटे बाद ये जो तूफान है ये तट से टकराएगा। क्या हालात हैं वहां पर अभी और किस तरीके से प्रशासन जो है अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है? मैं आपको बता दूं अंकित कि जो जखाऊ पोर्ट है उसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। करीब 4 किलोमीटर दूर तक किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है और जितनी भी बीचेस हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं पूरे कच्छ एरिया में, उनके पास किसी को भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। हम इस वक्त पे जखाऊ पे मौजूद हैं, जहां आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1.5 घंटे में लैंडफॉल होने वाला है, तट से अभी टकराने वाला है बिपरजॉय जो कि साइक्लोन है। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो गुजरात के लोग हैं उनकी भी बहुत उनकी तरफ से भी बहुत एक अच्छी बात ये देखने के लिए मिल रही है कि वो इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ रही है, आप देख सकते हैं कि अभी तट के पास, समुद्र के पास तो बहुत ज़्यादा विंड स्पीड है और जैसे जैसे ये बढ़ रही है, जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है, लोग अपने घरों में ही हैं, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। सभी तरीके के रूल्स को लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और सबसे जो एक अहम बात है कि हर बीते घंटे के साथ में 5 किलोमीटर प्रति आवर का जो विंड स्पीड है उसका इंटेंसिटी कम होता जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। पर अभी भी आईएमडी की अगर हम माने अंकित, तो कहीं ना कहीं 115 से 120 के बीच में किलोमीटर प्रति आवर की विंड स्पीड रहेगी। और इस तरीके की विंड स्पीड ना ही सिर्फ एक बहुत बड़ा तूफान लाने की काबिलियत रखती है, पर बहुत बारिश भी लाएगी। और जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो पावर कम्युनिकेशन लाइन हो, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन लाइन हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
कच्चा हाउसेज हो, टेम्पररी शेल्टर्स हो, वो सब कंप्लीटली कोलैप्स और डैमेज होने की स्थिति है। तो इसी वजह से, पर अभी सरकार का कहना है कि एक बार जब साइक्लोन चला जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या क्या लॉस हुआ है और उस पर काम करेंगे। पर अब हम अभी सिर्फ हमारी एक सिंपल प्रायोरिटी है कि जान को, इंसान की जान को कोई नुकसान ना हो, और इसी वजह से 70,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है पूरे गुजरात में। जहां मैं इस वक्त पे खड़ी हूं जकाऊ में, सिर्फ वहीं पे 10,000 से ज़्यादा लोग शेल्टर होम्स में रह रहे हैं, और ये वो लोग हैं, ज़्यादातर इनमें से फिशरमैन इंडस्ट्री के लोग हैं जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते थे। ये लोग सभी लोग काफ़ी चिंतित है कि हमारा घर तो टूटेगा ही टूटेगा, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी इस वक्त में ये है कि हमारी जान को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए वो सभी लोग शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ खाने पानी का बंदोबस्त किया है। मैं आपको बता दूं कि कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी की शिप्स जो हैं वो पोर्ट्स पे मौजूद हैं, और वो सभी एक पूरे नज़र बनाई हुई है कि अगर किसी को भी कहीं रेस्क्यू का ज़रूरत पड़ी तो वो शिप्स पोर्ट पे मौजूद है, ताकि उनको जल्दी से डिप्लॉय किया जा सके ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ के लिए। और ये होंगी इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की शिप। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत एक अच्छी जो सिस्टमैटिक कहेंगे उस सिस्टमैटिक प्रिपेयर्डनेस देखी गई है अंकित गुजरात में। और बहुत अच्छी बात यह है कि लोग भी उसको मान रहे हैं। जो भी बाद में जो घरों का नुकसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा, सभी कह रहे हैं कि वो हम बाद में देखेंगे। अब सबसे जरूरी ये है कि किसी इंसान की जान को खतरा ना हो, जाने ना जाए। तो इसी वजह से सब अपने घरों के अंदर है, और जैसे जैसे 1.5 घंटा बचा हुआ है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और 6 बजे का टाइम बताया जा रहा है। जैसे जैसे साइक्लोन का लैंडफॉल पास आता जा रहा है, विंड स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त बोला जा रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे विंड चल रही है, और ये कम से कम 115 से 120 किलोमीटर प्रति आवर जाएगी। और उसी वक्त बहुत जोरों से बारिश आएगी और एक तूफान आएगा, तो जिसमें बहुत टेम्पररी शेल्टर्स गिर सकते हैं। तो हम भी, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों के अंदर रहें, बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि आज पूरे दिन ही तेज बारिश होने की संभावना है। अंकित, तनुश्री, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना भी ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। और तनुश्री लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं और वहां से हमें अपडेट्स देती रहेंगी। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आज 1000 पन्नों की चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। इसमें धारा 354, 354A, 354D के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। 6 पहलवानों के आरोप की पर जांच की जो रिपोर्ट है उसको दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश किया है। इस जांच रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने करीब कुल मिला के जो जांच है वो 1.25 महीने में पूरी की है। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 25 लोगों की गवाही है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पॉक्सो एक्ट का जो केस है उसे खत्म करने की एक रिपोर्ट भी लगाई है। Here in this very Rouse Avenue court, we have filed the charge sheet, and the charge sheet will be now placed before learned CMM, Rouse Avenue, for further proceedings. जो रसलर्स की कंप्लेंट पर केस रजिस्टर हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद हमने इसमें चार्जशीट है कंसर्न कोर्ट में फाइल कर दी है। इसमें सेक्शन 354, 354A और D इनके तहत हमने ब्रिजभूषण है उनके खिलाफ, और मिस्टर विनोद तोमर हैं उनके खिलाफ भी 109, 354A, 354 एंड 506 IPC में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चलिए, इसके साथ साथ ये जो आपने देखा ये पूरा, अब इसके ऊपर कई सारी बातें चल रही हैं कि क्या दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है अब कोर्ट में तय होना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह आरोपी पाए जाते हैं या नहीं। जांच कितनी अच्छी की गई है अब ये कोर्ट में देखा जाएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक लेने से पहले आपको बता दें 17 जून को एनडीटीवी पर उत्तर प्रदेश का पूरे दिन का एक कॉन्क्लेव होने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की चुनौतियां, उसकी उम्मीदें और बदलावों पर बातचीत होगी। इस कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के जाने माने नेताओं सहित अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।
दिल्ली के मुखर्जी नगर का नाम बहुत लोगों ने सिर्फ इसलिए सुना होगा क्योंकि यहाँ पर बड़े सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आईएएस, आईपीएस और कई सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ की तैयारी यहाँ पर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट कराते हैं। आज इसी इलाके में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लग गई और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे के आसपास जब ये आग लगी तो जो नज़ारा था उसने लोगों को बिल्कुल चौंका दिया। ये आग लगने के बाद जैसी अफरा तफरी मची उसके बाद चलते कई छात्र खिड़की तोड़ के रस्सी के सहारे बिल्डिंग से कैसे अपनी जान को जोखिम में डाल के उतरते दिखाई पड़े, वो बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीरें थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 छात्रों को चोट भी आई है, ये बताया गया। पुलिस ने जल्द से जल्द इस आग पे काबू पाया, कहा कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी। आज देखिए क्या हुआ, बच्चे जो अपने बच्चे को इतने दूर दराज भेजते हैं, वो पढ़ने के लिए भेजते हैं, कई के आंख टूट गए, फट गए, कई के पैर टूट गए। अब ये बताइए कि उन माँ बाप की क्या गलती है जो भरोसा करके यहाँ पे भेजते हैं। मैंने देखा कि मीटर फट रहे थे, तो मीटर फटने ही जैसे फटने लगे एकदम से आग लगी, तो वो आग ऊपर तक फैल गई। ऊपर चारों फ्लोर में शॉर्ट सर्किट हुआ वायरिंग में, तो ऊपर आग लगी। जैसे ही सब बच्चों को पता चला, भीड़ इकट्ठा हुई, तो एकदम से बच्चे आए। जो स्टार्टिंग की 5 मिनट थी उसमें बच्चे पैनिक हो गए, उसमें ऊपर से कूदे हैं। उसमें कुछ बच्चों को चोट आई है, कैजुअलिटी आई है 2-3, किसी का पैर टूटा है, एक लड़की का सर फटा है। उसके बाद बच्चे इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा हुई, सबने अपने अपने बैग फेंके, गद्दे फेंके, पाइप लटकाई, पाइप से फिर नीचे आए। ये शायद 1-1.5 घंटा पहले की बात होगी, मैं यहाँ नहीं था तो, बट ये यहाँ पर जो आप हाल देख रहे हैं ये एक्सपेक्टेड था और ये बहुत रिपीटेडली होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुलिस इस समय प्रेजेंस है, नहीं तो कोई प्रेजेंस नहीं है। एमसीडी और बाकी एजेंसीज जितनी भी हैं यहाँ पर, दे आर सो रूथलेस एंड केयरलेस अबाउट दीज थिंग्स। आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि अब इनको आँख खोलनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए इन लोगों के अगेंस्ट जो ये लोग डेथ कर रहे हैं। चलिए, आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।